Good morning, student. In this video, we are going to start with the Bohr atomic model. So, इससे पहले before that we had done the Thomson's atomic model and the Rutherford atomic model. Now we are start with the Bohr atomic model. This is the basically a latest model. ये एक latest model है जिसके जो जितनी भी हमारी अब study है that is based upon the Bohr's atomic model. Now, first of all, what are the assumptions, or we can say that the postulates of the Bohr atomic model. हमारे पास जो रदरफोर्ड था उसका मानना था कि बीच में न्यूक्लियस है और इसके जो इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड का कहता था कि बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इतनी फास्ट मूविंग एक ही ऑर्बिटल पे अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वाई नॉट वो न्यूक्लियस पे क्यों नहीं गिरते। सो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. सबसे पहले तो बोहर का ये मानना था कि न्यूक्लियस बीच में है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं. इन जो सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट और शेल्स का नाम दिया जाता है. ये ऑर्बिट स्टेशनरी हैं. स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूविंग, ये चलते नहीं हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं लेकिन ऑर्बिट रिवॉल्व नहीं करते. ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसकी कुछ ना कुछ हर एक ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तब तक एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जब तक वो रिवॉल्व करना शुरू नहीं करता. नेक्स्ट है कि जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, लाइक अभी हमने ये ऑर्बिट बनाए. फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, के शेल. सेकंड को हम कहते हैं एल. थर्ड को एम. इसी तरह फोर्थ को हम कहेंगे एन. तो के शेल मतलब हम कहते हैं एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4 अप टू सो ऑन. और ये जो हमारे पास जिस लेवल पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट. एनर्जी तब चेंज होती है व्हेन योर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल. कंसीडर दैट द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन इट्स n is equal to 1, that is the k shell. When this electron will jump into the L subshell, then s L orbital, तो in that case there will be the absorption of the energy. जब हमारे पास होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, लेट अस सपोज मेरे पास दो एनर्जी लेवल हैं. एक तो है मेरे पास ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, और यहाँ पे है एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको रेडिएट किया, किसी तरह की रेडिएशन डाली, वाइट लाइट डाली, तो द इलेक्ट्रॉन विल जंप. एंड जब कोई भी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके तो तब अब्जॉर्प्शन होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. तो इलेक्ट्रॉन विल जंप हियर. बट when it will come into its normal energy, तब जब ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एनर्जी में आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन विल फॉल्स अगेन ऑन इट्स ग्राउंड स्टेट. इन दैट केस द एनर्जी विल रिलीज्ड. सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो तरह के एनर्जी लेवल हैं, दैट इज़ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है. हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में चला गया. और जब एनर्जी जब रिलीज़ हुई, जब वो इलेक्ट्रॉन जो था अपनी नॉर्मल एनर्जी में आ रहा था, एनर्जी रिलीज़ हुई, वो ग्राउंड स्टेट में फॉल हुआ. तो अभी हम देख रहे हैं एनर्जी यहाँ तो अब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ तो रिलीज़ हो रही है. मतलब एनर्जी चेंजेस कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है. तो कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम कौन से फॉर्मूले से करते हैं, 2n². लाइक फर्स्ट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं n इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल हमारे पास होता है के शेल. कौन सा होता है, के शेल. तो उसमें अभी मैं n की वैल्यू अगर 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. इसी तरह सेकंड ऑर्बिट यानी कि एल शेल, मतलब n इज इक्वल टू 2. n की वैल्यू क्या है, 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8. तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. इसी तरह थर्ड ऑर्बिट में यानी कि एम शेल में हमारे पास n इज इक्वल टू जब 3 है, तो जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करती हूँ, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अप टू सो ऑन. ऐसे ही चलता रहता है. तो ये हमारा हो गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल के postulates. Now what are the limitations of the Bohr's atomic model?
सो बेसिकली जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जिसमें हमने पढ़ी थी कि हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पीफन, ब्रैकेट। सो वो जो थी वो हमारे बोहर ने ही हमें इंट्रोड्यूस की थी, एंड दैट वाज ओनली एप्लीकेबल टू द हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही वो जो था अप्लाई होता था। लाइक हाइड्रोजन हैव द कन्फिग्रेशन 1, ऐसे ही हीलियम अगर पॉजिटिव लेते हो उसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम में नॉर्मली उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 3 होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। सो दैट स्पेक्ट्रा इज जस्ट फॉर द वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, नॉट फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सबसे पहले लिमिटेशन इसकी यही है। दूसरी है, बोहर ने जो हमें बाल्मर, लाइमन, पास्चन दी थी, तो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी हमारे पास, तो लेकिन वो अगर हम एक सिंगल लाइन को भी बड़े ध्यान से देखते हैं तो वो नंबर ऑफ लाइंस में ब्रेकआउट होती है, लेकिन बोहर ने कहा कि वो सिंगल लाइन है, लेकिन असल में वो बहुत सारी लाइंस होती हैं। सो ये हमारे पास बोहर थ्योरी जो थी प्रॉपर स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं है, समझा पाई। इसी तरह जब आप किसी स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में लेके आते हो तो वो जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन में टूट जाती है, तो दैट इफेक्ट इज नोन एज द स्टार्क इफेक्ट। एंड व्हेन द सेम इफेक्ट इज स्टडीड अंडर द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हो तब भी स्प्लिटिंग होती है लाइंस की, एक लाइन मल्टीपल लाइंस में जो है कन्वर्ट होती है, तो दैट इफेक्ट इज नोन एज ज़ीमन इफेक्ट। बोहर्स थ्योरी जो थी हमें जो मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों होते हैं उसके बारे में प्रॉपरली नहीं बता पाई थी, और ये हमें ये भी नहीं बता पाई थी कि व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप एंड द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, विच वी will do in our next lecture.